वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक बाय करना, सेल करना या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना, ऐसा ही मतलब नहीं होना चाहिए। आपके पास एक कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक बेहतर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके फाइनेंशियल हेल्थ रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, मतलब आपके पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर रखना चाहिए, उस रिलेटेड हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और चलिए आज का ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कुछ लोग करते हैं कि अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, अपने लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज करिएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का एज यहाँ पर मान लेते हैं 25 to 30 ईयर्स है, और वो अभी मतलब अर्न कर रहा है, या फिर मतलब कोई जॉब वगैरह कर रहा है, या फिर खुद से कोई मतलब काम करके यहाँ पर अर्न कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको करना चाहिए अपने लिए लेना चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको एक टर्म इंश्योरेंस अपने लिए लेना चाहिए। अपने वर्क के या फिर अपने करियर के स्टार्टिंग में ही आपको अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपको करियर के पहले क्यों लेना चाहिए, इसका मैं आपको कारण बता दूं। आप जब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम होता है, तो वो प्रीमियम अगर आप ज्यादा एज में लेंगे तो उसका प्रीमियम आपको ज्यादा पड़ेगा, और अगर आप कम एज में लेंगे तो आपको उसका प्रीमियम जो है वो कम देना होगा। तो आप अपने करियर के स्टार्टिंग में ही अपने लिए एक बेहतर, अच्छा और अपने हिसाब से सम एश्योर्ड चूज करके एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले ले, क्योंकि इससे आपने मतलब शुरुआत के दिनों में आप जॉब कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर आपके पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस वजह से आपको एक अपने लिए करियर की स्टार्टिंग में ही आपको एक टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली लेना चाहिए। उसके बाद आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद ही भी आपको इंश्योरेंस रिलेटेड ही एक चीज आपको करना है, वो है आपको अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपने करियर के स्टार्टिंग में आपको क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। आपने फॉर एग्जांपल आपने 1-2 साल आपने जॉब किया या फिर काम किया, आप जहां पर काम करते हैं या फिर आप जो भी काम करते हैं, और आपका हेल्थ के साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई, और वहां पर मतलब आपने बहुत ज्यादा मतलब आप बहुत ज्यादा दिनों से काम भी नहीं कर रहे हैं और आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो आप उतना ज्यादा पैसा आप बेयर नहीं कर पाएंगे या फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करियर के स्टार्टिंग में ही आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए ले लेना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए फ्रेंड्स? उसके बाद आपको प्लानिंग करनी चाहिए अपने पेंशन के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए। आप सोचेंगे भाई अभी तो मैंने यहाँ पर काम में ज्वाइन किया है, अभी मैं अपने पेंशन रिटायरमेंट के लिए क्यों सोचूं? देखिए, पैसे को बढ़ने में वक्त लगता है, किसी भी चीज को बढ़ने में वक्त लगता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन बड़ा एक रूप ले, तो आपको करियर के स्टार्टिंग में ही मतलब जितना जल्दी हो सके ये 2 चीज लेने के बाद आपको अपने पेंशन या फिर रिटायरमेंट के लिए सोचना चाहिए। आप अगर करियर के स्टार्टिंग में सोचेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन छोटा होगा, लेकिन जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो वो आप कहाँ से लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो क्या हुआ? टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान। उसके बाद आपको डेफिनेटली जो काम करना चाहिए अपने लिए, फिक्स्ड या फिर एफडी कह सकते हैं, एफडी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां पर आपको पैसा आपकी पूरी तरह से सेफ है। वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है आपका बैंक में हो, वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है आपका पोस्ट ऑफिस में हो, मतलब पोस्ट ऑफिस में एनएससी हो, या फिर हो सकता है आपका
केवीपी हो, तो मतलब जहाँ पर भी हो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहिए। टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट आपको डेफिनेटली करना चाहिए। जहाँ पर कोई रिस्क नहीं है वहाँ पर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहिए। एनएससी हो या फिर आपका केवीपी हो, आपको यहाँ पर ये दो चीज़ या फिर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहिए। और जितना भी हो सके आप देखिएगा, ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट आप कर रहे हैं उनको आप मतलब ऐसे किसी जगह पर ना रखें जहां पर आपका पैसा डूब जाने की संभावना है। ऐसे कहीं पे भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट ना करवाइए, सुरक्षित जगह पर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाइए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी या फिर लैंड या फिर कह सकते हैं गोल्ड। प्रॉपर्टी, लैंड ये एक चीज हो गया, और गोल्ड ये भी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अगर आप देखें 10 साल पहले कहां पर था, अभी कहां पर है, एक बार आप भाव चेक करके देख लीजिए, बहुत ज्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। और जब भी कोई मतलब क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तब आप देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना चाहिए। तो आप गोल्ड हो सकता है, आप मतलब गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड है वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो गोल्ड परचेज कर भी लग सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लॉकर वगैरह का जो खर्चा है वो अफोर्ड करना होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वो आपको साल में एक बार कम से कम एक बार, तो मतलब ये मुझको ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन साल में एक बार आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की जो सुविधा है वो आपको मिलती है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड, नाम याद कर लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड। यहाँ पर अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका गोल्ड भी रहता है, और आपके उसके आपने जो इन्वेस्ट किया गोल्ड में उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एसआईपी। तो आप सबसे पहले अपने लिए, जो लोग कहते हैं मतलब करते हैं रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको डेट म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको दूसरा जो काम करना है वो है आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप स्टॉक, इंडिविजुअली स्टॉक बाय कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग मतलब करियर के स्टार्टिंग में आते हैं, मतलब जॉब वगैरह कोई कुछ करते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब उनको कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता होता है अपने लिए, बाकी का जो स्टेप है वो उनको फॉलो नहीं करते और डायरेक्टली आकर शेयर बाजार में आ जाते हैं। तो उनको क्या होता है, उनको उनका पैसा तो डूब जाने की संभावना यहाँ पर पूरी तरह से रहती है, और उनके जो मतलब फैमिली मेंबर है उनके साथ भी मतलब वो गलत कर रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारा कुछ जो बुके हैं उनके लिए, वो ये सारा कुछ करने के बाद आपको स्टॉक्स में आना चाहिए। क्योंकि स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर बाजार ये बहुत ही रिस्की जगह है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर पैसे नहीं बनते, पैसे अगर कहीं पे बनते हैं अच्छी तरह से तो वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से ही बनते हैं। आप ये बात नोट करके रख लीजिए, पैसे अगर कहीं पे बनते हैं तो वो शेयर बाजार से ही बनते हैं। मैं इसका मतलब मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सारा कुछ भी आपके पास होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप चाहे तो अपने लिए एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ भी अपने लिए आप एक रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, तो यहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। और अगर आपकी कोई छोटी बेटी है तो उसके नाम पे आप एक सुकन्या समृद्धि भी आप रख सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर पाए तो डेफिनेटली आपको ये रखना चाहिए। और जो रिकरिंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में आता है तो उसको भी आपको देखना चाहिए, अगर आप उनको कर पाते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट को लेकर मैं आपको एक बात बता दूं, रिकरिंग डिपॉजिट अगर आपने करके रखी है पोस्ट ऑफिस में और कुछ दिन पहले करके रखी है, मतलब 1, 2, 3 साल पहले करके रखी है, तो बता दूं उसके ऊपर आपको जो ब्याज मिलती है वो 7.2% या 7.5% जो भी मिलता है आपको, वो ब्याज अगर आप चाहे तो आप मतलब 5 साल के लिए आपने आरडी करके रखी है, 5 साल बाद उसकी मैच्योरिटी अगर आप ले लेते हैं तो आपको पूरा पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसको और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको जो ब्याज पहले मिलता था वही ब्याज आपको दोबारा से मिलेंगे। तो मतलब ये भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि
अभी अगर आप देखें, अभी पोस्ट ऑफिस में जो आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट होता है उनका ब्याज बहुत कम हो चुका है। तो आप अगर पहले आपने आरडी करके रखी है तो उसको आप एक बार देखिए, क्योंकि अगर आप उसकी मैच्योरिटी ले लेंगे तो आपको, अगर आप दोबारा से करने जाएंगे तो आपको उतना ब्याज नहीं मिलेगा। तो आप उसको अगर री इन्वेस्ट यानी कि उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं अगले और 5 साल के लिए तो आपको वही ब्याज मिलेगा जो आपको पहले मिलता था। तो ये आपको देखना चाहिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपको पता नहीं था तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। और बाकी तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझा ही दिया, तो आपके पास ये चीज डेफिनेटली होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।